हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज हमारी चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास। और उसमें हम लोग 9th क्लास एनसीईआरटी को रीच कर रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? नेक्स्ट, एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। और नेक्स्ट था परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और 4 टॉपिक केमिस्ट्री के पूरा होने के बाद 9th क्लास एनसीईआरटी में स्टार्ट होती है बायो। और बायो में जो टॉपिक हमारा रनिंग था वो था सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, जीवन की मूलभूत इकाई, कोशिका। लास्ट क्लास में हमने कोशिका के ओरिजिन को लेकर, कोशिका की उत्पत्ति को लेकर, कि भाई कोशिका की जो डिस्कवरी कहां से हुई, है ना, किसने लाइव सेल को डिस्कवर किया, किसने डेड सेल को, किसने जीवित कोशिका को, किसने मृत कोशिका को डिस्कवर किया। ठीक है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। हमने तो मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को भी पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, विसरण, परासरण, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, और केंद्रक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। साथ ही साथ सेल डिवीजन के बेसिक पॉइंट्स, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, केंद्रक डिवाइड होता है, तो सेल डिवीजन के भी समसूत्री, अर्धसूत्री, माइटोसिस, मियोसिस, है ना, उनको भी बेसिक, बहुत बेसिक डिटेल्स जो एनसीईआरटी ने दी हैं, केवल वो। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के आउट ऑफ द एनसीईआरटी जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तो हमने वन शॉट वीडियोस में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सेल ऑर्गेनल्स को यानी कि कोशिकांगों को पढ़ेंगे। तो मैं एक बार जो है आउटलाइन बनाऊंगा, उसके बाद में चीजों को रखूंगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम का एक प्रेजेंटेशन में दूंगा, जिससे कि आपको एक बार फॉर्मल डायग्राम के थ्रू चीजें समझ में आए कि एक्चुअल में जो हमारी सेल है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में मैं बेसिक थोड़ा सा, है ना, चलता हूं। देखिए, मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए, अरे ये इतना बड़ा साइज किसने कर दिया भाई। मान लीजिए कि एक टाइप की सेल है, मान लेना है अपने को। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक टाइप की सेल है सर। ठीक है, इस सेल में हमने 2 लेयर बना दी। ठीक है, इस सेल के अंदर हमने यहां पर 1 सेकेंड, मैं एक फॉर्मल प्लांट सेल डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने न्यूक्लियस डेवलप कर दिया, यहां पर हम लोग न्यूक्लियस को बना रहे हैं। ये आपने न्यूक्लियस बिल्कुल फॉर्मल। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग इधर, यहां पर हम लोग एक, यहां पर हम लोग एक बड़ी सी रिक्तिका बना दे रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं वैक्यूल। देखिए, प्लांट सेल की जब आप बात करते हैं तो मैं एक फॉर्मल डायग्राम के थ्रू ही बात कर रहा हूं आपसे, एकदम फॉर्मल, है ना। फॉर्मल डायग्राम में हम डिस्कशन सबसे पहला हमारा लेंगे, मैं इसको एरोस के थ्रू आपके सामने क्लियर करूंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसको हम नंबरिंग करेंगे, है ना। ये हमारे जो लेयर है ये सेल वॉल है, ये कोशिका भित्ति है ना। और ये प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती, फंगल सेल में भी मिलती है, बैक्टीरियल सेल में भी मिलती है ना। लेकिन कहां नहीं मिलती है, ये एनिमल सेल में नहीं मिलती है। दैट इज द सेकेंड मोस्ट पार्ट एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 2 पार्ट हमारे हुए। 2 पार्ट के बाद ये बीच का जो स्थान है, हमने कहा है प्लांट सेल के अंदर, एक फॉर्मल प्लांट सेल में हम देख रहे हैं कि बीच का जो स्थान है वो केंद्रीय रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल कवर कर लेती है, इसलिए केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है। केंद्रक में अगर हम फॉर्म करेंगे तो केंद्रक में हम यहां पर बनाएंगे। केंद्रक के अंदर आप देख लीजिए, इस तरह से हम ये डीएनए, ठीक है, ये आपका केंद्रक के अंदर हम लोग जो है ना, केंद्रक के अंदर ये गुथे हुए पदार्थ के रूप में होता है। केंद्रक के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम केंद्रिका कहते हैं। थोड़ा बहुत केंद्रक के अंदर लिक्विड होता है। ठीक है, क्लियर हुई सर बात? यहां तक भी बात सिंपल हुई। अब केंद्रक के बाद अगर हम बात करें तो केंद्रक के जस्ट पास में इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से लंबी पतली नलिकाओं का एक जाल होता है, इस तरह से। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं,
इस वाले पार्ट को, जो कि सेंटर, जो कि न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इस पार्ट को हम कहेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो प्रकार की होती है ना। अगर अगर इसके ऊपर छोटे छोटे कण बिखरे हुए हो, इसके ऊपर छोटे छोटे कण बिखरे हुए हो, राइबोसोम बिखरे हुए हो, तो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम नहीं बिखरे हुए हो तो ये दो प्रकार की होती है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, चलिए ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। ये वाले पार्ट के बगल में यहां पर जो है ना, यहां पर वापस लंबी पतली नलिकाओं का फिर एक जाल पाया जाता है, इधर थोड़ा और आगे, है ना, थोड़ा और आगे इधर, इधर एक और पार्ट इसी तरह का पाया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आप कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम कह रहे हैं, ये वाला जो पार्ट यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है, ये आता है गोल्जी बॉडी, ये आता है गोल्जी का है। ठीक है, देखिए अब क्लियर, यहां पे थोड़ा सा इस चीज को समझना है, यहां पे थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। क्या समझेंगे कि ये अंदर की लेयर क्या है, कोशिका झिल्ली, और ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये केंद्रक झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक का जो लिक्विड है ना, ध्यान देना है, सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका द्रव्य। क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है केंद्रक द्रव्य, है ना। तो कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली से लेकर, यानी सेंट्रल न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम कह देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला दिया जाए तो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला दिया जाए तो बन जाता है जीव द्रव्य। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुई। अब समझना, तो जो कोशिकांगों की परिभाषा है सेल ऑर्गेनल्स की, वो यही है कि वे सारे अंग जो कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर वे सारी स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल। अब इस सेल ऑर्गेनल में जैसे एक ऑर्गन हम यहां बना रहे हैं, है ना, ये ऑर्गन में अगर हम बात करेंगे, ये ऑर्गन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस तरह की संरचनाएं इसमें हमने बना दी, है ना। या फिर अगर हम बात करेंगे, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना को हम लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल देते हैं इस संरचना को, ये संरचना पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है, और इस संरचना को बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। इसी तरह से यहां पर और स्ट्रक्चर जो पाई जाती हैं उनमें सिक्के की तरह रखी हुई संरचनाएं होती हैं, सिक्के के जैसे ऊपर नीचे रखी हुई संरचनाएं जो मिलेंगी, तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगी। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपके हो गई, ये क्या हो गई, क्लोरोप्लास्ट। ये आपका हो गया हरित लवक, हरित लवक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा यहां पर लाइसोसोम, है ना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं लाइसोसोम, है ना, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। क्लियर। तो कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो इस तरह से क्या क्या मौजूद है बताओ कोशिका के अंदर। पहले प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं हम मेजर करेंगे, प्लांट सेल के अंदर हम सेंट्रोसोम नहीं लिखेंगे, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे तो पादप कोशिका के अंदर या सेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बाहरी जो इन्वेलप है वो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के अंतर्गत कोशिका झिल्ली आती है,
एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के बाद ध्यान रखना है पादप कोशिका में बीच का जो स्पेस है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेंट्रल वैक्यूल केंद्रीय रिक्तिका कवर कर लेती है। तो जो केंद्रक है वो हल्का सा साइड में होता है। केंद्रक के अंदर जीन डीएनए गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं, है ना। आपसे पूछा जाए जीन डीएनए गुणसूत्र कहां मिलते हैं? जीन डीएनए गुणसूत्र और केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, जीन डीएनए गुणसूत्र केंद्रिका, ये चारों कहां मिलते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? ये चारों केंद्रक में मिलते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं, है ना। केंद्रक के जस्ट अटैच छोटी छोटी नलिकाओं का, माइक्रोट्यूबुलिस का, सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, वो मदद करती है परिवहन में, लेकिन परिवहन जो मॉलिक्यूल्स की जो पैकेजिंग है वो करता है गोल्जी का है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में जो है वो गोल्जी का है। तो गोल्जी का है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच, साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिसमैन का काम करता है। ये अणुओं की पैकिंग का काम करता है, मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी के बाद, है ना, एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम क्या? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, लाइसोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे। इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स आपको फॉर्मल सेल डायग्राम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए इनको हम देखते हैं। कोशिका द्रव्य, देखो कोशिका का, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, कोशिका का वह बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है ना, बिल्कुल, तथा एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ से भरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और कोशिका के, है ना, कोशिकांग जो है वो सेल ऑर्गेनल्स है, वो इसी में पाए जाते हैं। कोशिकांग की बात करें, प्रत्येक कोशिका के प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनता है। तो ये कह रहा है प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए स्पेसिफिक कार्य करते हैं, फंक्शंस करते हैं, इनको हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांगों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, है ना, लवक, प्लास्टिड्स, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं बताओ? ये सब कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को प्रॉपरली देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर जो बनता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। सभी कोशिकांग कोशिका के जीव द्रव्य। अगर देखा जाए तो जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म नहीं लिखेंगे, है ना, जीव द्रव्य को लिखा जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, दोनों जगह ही करेक्ट कर देता हूं, जिससे कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन अपने को रहे ही नहीं, है ना। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, नॉट साइटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य किस किस से मिलकर बनता है भाई? जीव द्रव्य हमारा बन रहा है किस किस से? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से, तो इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसको भी बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, क्लियर हुई बात यहां तक? डन। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिकांगों का कार्य क्या है? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थों का निष्कासन करते हैं, वेस्टेज को बाहर निकालते हैं और कोशिका के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, वेस्टेज को निकालते हैं, साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग कार्य करने वाले सभी कोशिकांगों में, चाहे वे कोई भी कोशिका में क्यों ना हो, कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं। यानी देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह एक जैसा ही होता है, क्लोरोप्लास्ट सब जगह एक जैसा होता है, लाइसोसोम सब जगह एक जैसा होता है, राइबोसोम सब जगह एक जैसा होता है। तो सेल चाहे कैसी भी हो, उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो सेम टाइप के होते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि झिल्ली की सार्थकता, देखो इसका मतलब क्या है कि जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनका क्या रोल है। एनसीईआरटी ने इसको लेकर कुछ बातें की हैं, झिल्ली की सार्थकता या उपयोगिता। जैसे वायरस में किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उसमें जीवन के गुण लक्षित नहीं होते जब तक कि वो किसी सजीव के अंदर प्रवेश करके, है ना, और वहां पे उस कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर लेता। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो वायरस मेम्ब्रेन नहीं होने का नुकसान, किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन होना जरूरी है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों में से एक होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वायरस की तरह आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुगुणन नहीं कर पाएंगे। तो वायरस में किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए उसमें जीवित होने के गुण मौजूद नहीं है। तो वायरस किसी सजीव कोशिका में लाइव सेल में प्रवेश करने के बाद ही लाइव महसूस होता है, उससे पहले वायरस डेड होता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट में लड़ाई है कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, सजीव और निर्जीव, डेड और लाइव के बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि बॉडी के बाहर, लाइव सेल के बाहर जीवित कोशिका, जीवित शरीर के बाहर डेड है, लेकिन उसके अंदर जाते वो लाइव हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं जो सेल में होती हैं वो एक टाइप की बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, बायोकेमिकल अभिक्रियाएं होती है जो सभी सजीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होती हैं, है ना। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो प्रकार की होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये रचनात्मक, रचनात्मक का मतलब क्या है? एक तरीके से रचनात्मक का मतलब है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब सिंपली देखा जाए तो निर्माण करने वाली। तो यानी कि वे कोशिकाएं जिनसे शरीर का ढांचा बनता है, वे अभिक्रियाएं, वे उपापचय रिएक्शन, वे मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनसे बॉडी की ग्रोथ होती है ना, जिनसे बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है, उनका जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं, उपचय। क्लियर? क्लियर हो गई बात यहां तक? ये पूछा जा रहा है, यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचय की क्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। यानी सिंपल सी बात करी जाए कि कैटाबॉलिज्म में ऊर्जा का निर्माण होता है ना, उस ऊर्जा से, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी का यूज करते हुए, है ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं जिससे नई कोशिका या ऊतकों का निर्माण होता है। तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में इस प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है ना, तथा कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी देखा जाए तो सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी देखा जाए तो ऊर्जा का निर्माण, जैसे श्वसन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन, तो श्वसन कैसी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, वो एक अपचायी अभिक्रिया है ना। क्यों? क्योंकि उसमें मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां मास बढ़ता है, यहां द्रव्यमान बढ़ता है, जबकि इसमें क्या होता है? मास का लॉस होता है। तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस में ध्यान रखेंगे उपचयी अपचयी, उपचयी अपचयी अभिक्रियाएं, है ना। उपचय एनाबॉलिज्म जिसमें मास बन रहा है, द्रव्यमान बन रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बड़े अणुओं में टूट रहे हैं, है ना, बड़े अणुओं में बदल रहे हैं जुड़कर, तो उसको बोलेंगे अपचय। और जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल टूटकर, है ना, सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, साथ में एनर्जी बन रही है, उसको बोलते हैं अपचय, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए हमारी बॉडी में चलिए हमारी बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस कैटाबॉलिक और कुछ रिएक्शंस जो है वो एनाबॉलिक है। ठीक है, चलिए मैं कैटाबॉलिक, चलिए कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक को बोलेंगे अपचयी, एनाबॉलिक को बोलेंगे उपचयी। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, सिंपल सी भाषा में बात करें, कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी कि अगर बात करें तो ये ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन का मतलब है अणुओं का विखंडन होता है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहां पे बात करें तो कंस्ट्रक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, यानी कि, है ना, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, मास क्या होता है? यहां पर द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, मास का डेवलपमेंट होता है, मास का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहां पे मास का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, जैसे बात करें रेस्पिरेशन, श्वसन, फर्मेंटेशन, डाइजेशन। रेस्पिरेशन में लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटते हैं, फर्मेंटेशन में ये होता है, डाइजेशन में ये होता है। लेकिन पादपों में बात करें फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में छोटे छोटे अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस में भी CO2 और H2O मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, तो अपचयी उपचयी ध्यान रखेंगे, है ना, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। क्लियर? सिंपल सा फंडा याद रखें। आगे हम बात करते हैं कोशिकांग दोस्तों, सेल ऑर्गेनल। एनसीईआरटी ने डायग्राम्स देकर बात नहीं की है इनको, है ना, तो मैं फॉर्मल डायग्राम्स किसी किसी के जहां जरूरत पड़ेगी वहां बता दूंगा। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर बात करें तो डिस्कवरी पोर्टर ने की है, एनसीईआरटी ने तो नाम भी नहीं लिखा है। तो यहां याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स,
मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का सिस्टम है पूरा का पूरा। ये लंबी नलिकाएं अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देती हैं, है ना, ये सैक की तरह दिखाई देती हैं, थैले की तरह दिखाई देती हैं, और इनकी रचना प्लाज्मा झिल्ली के जैसी होती है। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है दोस्तों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों बोला है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन बिखरे रहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो ध्यान रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। इस पर क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम। जबकि जो चिकना है उस पर राइबोसोम नहीं है, तो ये फैट का और लिपिड के सिंथेसिस में काम आता है, और इस पर राइबोसोम उपस्थित रहता है? नहीं रहता। इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी 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 क्यों? किस पर राइबोसोम बिखरे हुए हैं, जबकि स्मूथ पर राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये लंबी पतली नलिकाओं का जाल है ना, ऐसे नलिकाएं होती हैं और उनका ऐसा नेटवर्क बनता है। ये क्लियर, ये न्यूक्लियस के पास। और ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो नेटवर्क बना है, तो इसको कोशिका का एंडोस्केलेटन, इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा है। इससे कई बुक्स ने कोशिका का अंतःकंकाल, कोशिका का एंडोस्केलेटन भी लिखा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और फैट्स के सिंथेसिस में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्जाम्स में आए हैं दोस्तों। ये क्योंकि मैंने कहा था ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच होती है, तो इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच नेटवर्क सिस्टम जालिका तंत्र बनाती है। कोशिका द्रव्य केंद्रक के बीच प्रोटीनों के परिवहन के रूप में ट्यूब का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में, है ना, के लिए ढांचे का काम करती है। इसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर सेल्स में जो एसईआर है वो टॉक्सिन्स और मेडिसिन के टॉक्सिसिटी इफेक्ट को निराविषीकरण, एक डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण, ये दिया है एक टर्म डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि बात करी जाए लीवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो क्या करती है? मेडिसिन और टॉक्सिन्स के जो टॉक्सिसिटी का इफेक्ट है ना, जो कह सकते हैं टॉक्सिन्स और मेडिसिन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको खत्म करने में, या कह सकते हैं उसके निराविषीकरण में, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और लिपिड अणुओं के निर्माण में मदद करता है। एक वर्ड है दोस्तों मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, झिल्ली जीवात जनन। इसका मतलब क्या है? कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, इस प्रकार को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। यानी कि समझना कि ये जो अंतःप्रदवी जालिका से बनने वाले प्रोटीन और फैट हैं, है ना, वो किसके निर्माण में मदद करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में मदद करते हैं। इसीलिए कह सकते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि सेल के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर वो सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रही है। अरे कोशिका झिल्ली कोशिका की मेम्ब्रेन है, और उसके निर्माण में कोशिका का अंदर का एक अंग हेल्प कर रहा है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, और वो फैट्स और प्रोटीन से ही सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। इसके लिए जो टर्म है वो झिल्ली जीवात जनन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टर्म यूज में ली गई है। ठीक है, चलते हैं आगे सर। गोल्जी बॉडी दोस्तों, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। डिस्कवरी के लिए एक टर्म है, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कैमिलो गोल्जी, क्या नाम है? कैमिलो गोल्जी। दोस्तों गोल्जी बॉडी को क्या क्या कह सकते हैं? झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रूप से सजी हुई होती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण का कार्य देखो, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यानी कि जो नेटवर्क सिस्टम है ना, जो मेम्ब्रेन नेटवर्क है, उसका सेकंड साइड बनाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थों की पैकेजिंग का काम होता है। ठीक है, गोल्जी उपकरण में सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है। इसके द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, स्पर्म में, शुक्राणु में, शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो कौन बनाता है? गोल्जी काय बनाता है। इवन अंडे का जो योक है, अंडे का जो पीतक है,
अंडे का जो योक है वो भी कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाता है। और गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं, क्योंकि ये अणुओं की पैकेजिंग करता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका और केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक टर्म है ब्लैक रिएक्शन। तो दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने अकेली न्यूरॉन और कोशिका संरचनाओं को स्टेन करने के लिए क्रांतिकारी विधि, स्टेन का मतलब होता है दोस्तों जब पढ़ा जाता है चीजों को तो एक कलर के द्वारा, एक डाई के द्वारा उनको अभिरंजित किया जाता है, जिससे उनकी स्ट्रक्चर बहुत उभर कर सामने आ सके और उसको माइक्रोस्कोपीज के द्वारा, सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा अच्छे से देखा जा सके। तो कैमिलो गोल्जी ने न्यूरॉन्स को, ठीक है, या सेल की स्ट्रक्चर को स्टेन करने के लिए क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का डाइल्यूट सॉल्यूशन का उपयोग किया और कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। यानी सिंपल बात करी जाए तो ब्लैक रिएक्शन नाम से प्रोसेस जो है ये कैमिलो गोल्जी ने जो है पता लगाई, जो कि न्यूरॉन और सेल्स की स्टेनिंग में काम में आती है, और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन का इन्होंने यूज किया। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में कहा जाता है जॉर्ज पैलेड। राइबोसोम के बारे में कुछ बातें मैं कहूंगा, लेकिन पहले यहां देखिए, कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना है, मुक्त रूप से पाई जाती है, अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी रहती है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। राइबोसोम का कार्य ये दोस्तों आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किस किस का बना है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है, ठीक है, कोशिका की बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। साथ ही साथ बता देता हूं कि जो राइबोसोम है इसको स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं। राइबोसोम को यूनिवर्सल कोशिकांग कहते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सभी सेल्स में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का इंजन, ये सब टर्म्स। राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये राइबो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं किसके लिए काम में ली जाती हैं? राइबोसोम के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया और आरएनए प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आगे और भी डिटेल हम पढ़ते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जो है हम लोग डिटेल में जाके इस टॉपिक को रीच आउट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम की डिस्कवरी की डीडुबे ने। लाइसोसोम कोशिका का वेस्टेज मैनेजमेंट सेंटर है। लाइसोसोम क्या करता है? वेस्टेज, कोशिका का जो अपशिष्ट निपटान केंद्र है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिका के टूटे फूटे भागों को पचित करता है। ध्यान रखना है, लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के अलावा लाइसोसोम को कोशिका का सुइसाइड बैग, आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कई बार खुद की ही सेल का डाइजेशन भी कर देता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कोशिकीय चयापचय, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब व्यवधान आ जाए, जब रुकावट आ जाए, तो सेल डैमेज या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके जो पावरफुल एंजाइम है वो अपनी सेल्स को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो कोशिका के वेस्टेज को बाहर निकलता है, पावरफुल एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, भोजन कृमियों का पाचन करता है ना, और ये डेड और जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको हटाने का काम करता है, मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। ठीक है, लाइसोसोम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो अल्टमान को दिया जाता है, बट अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था, बायोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया है वो कार्ल बेंडा ने दिया है, कार्ल बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसकी बाहरी जो मेम्ब्रेन है, ध्यान रखेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बाहरी जो झिल्ली है वो छिद्रित है, पोरस है, और भीतर वाली झिल्ली जो है उसमें राउंडेड, अंदर की जो झिल्ली है, देखो अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाहर की झिल्ली, जो अंदर की झिल्ली है ना वो ऐसे 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 ऐसे
अंदर की तरफ इंटरकॉइल्ड है। पहले मैं अंदर की झिल्ली बना देता हूं और झिल्ली बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग गायब कर लेंगे यहां से। इस तरह से कॉइलिंग्स बनाती हैं। ठीक है, ये जो कॉइलिंग्स बनाती है, ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, खुद का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अतः माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग माना जाता है। ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका की तरह बिहेव करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जीवाणु कोशिका की तरह बिहेव करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर, कोशिका सेल विद इन अ सेल कहते हैं, कोशिका के अंदर एक छोटी कोशिका की तरह बिहेव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। क्यों पावर हाउस है, समझना। देखो लैंग्वेज दी है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी बनाता है। एटीपी सेल की वो एनर्जी है जिसका निर्माण एवं स्टोरेज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसका यूज हम केमिकल जो कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में तथा फिजिकल मैकेनिकल जो कार्य हम कर रहे हैं उनमें करते हैं। क्योंकि एटीपी जैसे कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण एवं संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है ना, प्लस राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। ये ध्यान रखने की चीज है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करना। रेस्पिरेटरी एंजाइम, श्वसन संबंधी एंजाइम यहां पर होते हैं। कुछ प्रोटीन अपनी खुद बनाता है और ये एनर्जी को स्टोर करता है और निर्माण में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड दोस्तों, लवक की बात करते हैं। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में मिलते हैं। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, आगे डिस्कस करूंगा। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और ध्यान रखना है प्लास्टिड में भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो अंग होते हैं जिनमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड 3 प्रकार के हैं। क्रोमोप्लास्ट दोस्तों वर्णी लवक कहते हैं इनको, है ना। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो फोटोसिंथेसिस में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन इनमें कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य पौधों को सुंदर बनाना, मुख्यतः फलों और फूलों की पंखुड़ियों में पाया जाता है, अलग अलग टाइप का रंग देता है। ठीक है, इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगहीन, इन्हें कहते हैं अवर्णी लवक। ये होते हैं वर्णी लवक, अवर्णी लवक। वर्णी लवक में जैसे आप पढ़ा देता हूं मैं आपको, जैसे लाइकोपीन, तो लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो लाइकोपीन कहां मिलता है, टमाटर में मिलता है ना। जैसे एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन कहां मिलता है, सेब में मिलता है, बैंगन में मिलता है। ठीक है, टमाटर में लाइकोपीन। गाजर में कैरोटीन, गाजर में, कैरेट में कैरोटीन मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या है, वर्णी लवक हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं। ल्यूकोप्लास्ट वे होते हैं जो प्राथमिक रूप से, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से ऑर्गन है जिसमें स्टार्च, फैट और प्रोटीन स्टोर होते हैं। पौधों की जड़ों और उन भागों में पाए जाते हैं जहां लाइट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती, है ना, और इनमें भी क्लोरोफिल नहीं मिलता। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट दोनों में क्लोरोफिल नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट कलर देने का काम करते हैं, ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, वो क्या करते हैं बताओ, स्टोरेज का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को जमा करते हैं। 3rd नंबर पे आएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। इस लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट कहा है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले नारंगी पिगमेंट्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण है ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है, ध्यान रखना। और क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला पिगमेंट है, वर्णक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। तो प्लास्टिड के कार्य की बात करें तो पौधे के विभिन्न भागों के विभिन्न रंग कंट्रोल करता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्लोरोफिल के कारण होती है ना। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च, फैट और प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो 3 टाइप के प्लास्टिड्स यहां से हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड्स के बारे में बात रही। अगर मैं हरित लवक की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हरित लवक भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हरित लवक में क्या होता है, छोटी छोटी सिक्के के जैसी संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को थाइलेकोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। और जो थाइलेकोइड का समूह होता है, थाइलेकोइड का जो पूरा समूह है, इसको बोलते हैं ग्रेना।
है ना। और इस थाइलेकोइड के ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में क्या बिखरा रहता है, क्लोरोफिल बिखरा रहता है। क्लोरोफिल क्या है, पर्णहरित। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है बताइएगा, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हमारे काम का है। एनसीईआरटी ने जैसे जैसे लिखा हमने वैसे वैसे ही बात करी है। अगली बात कर रहे हैं वैक्यूल। दोस्तों रसधानी वैक्यूल की बात करेंगे। देखिए ये खाली स्थान की तरह होता है, अलग अलग तरह की होती है, लेकिन ये भी वैक्यूल ठोस अथवा तरल पदार्थों को स्टोर करती हैं। सॉलिड और लिक्विड्स की संग्राहक है, स्टोरेज है। जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती है। कुछ प्लांट्स की सेल में सेंट्रल वैक्यूल जो है वो 50 से 90% तक का वॉल्यूम घेर लेती है ना, इसीलिए केंद्रक परिधि की ओर होता है। तो पादप कोशिकाओं की रसधानियां साइटोप्लाज्म से भरी रहती है, जो कोशिकाओं को फैलने में स्फीति और कठोरता, कोशिकाओं का जो टर्जिडिटी और हार्डनेस में हेल्प करती है, कोशिकाओं की टर्जिडिटी और हार्डनेस में, है ना, हेल्प करती है। इसके अलावा ये फूड वैक्यूल भी होती हैं, इनमें भोजन का स्टोरेज होता है। इनमें गैस वैक्यूल भी होती हैं, गैस का स्टोरेज होता है। किसी किसी में रस भरा होता है, तो ये सैप वैक्यूल भी होती हैं। फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, सैप वैक्यूल। ठीक है, कोशिकाओं को स्फीति कठोरता प्रदान करती है। कुछ पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ठीक है, विभिन्न ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन आदि को स्टोर करती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशेष वैक्यूल्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा पानी और वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है, कुछ जीवों में, है ना, तो वेस्टेज में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, क्लियर। आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थ्योरेटिकली हैं, तो इनमें ज्यादा जैसे कोशिका की खोज किसने करी और कैसे की, तो कॉर्क के अंदर इन्होंने की थी। ठीक है, और इन्होंने जो है अपने बनाए हुए सिस्टम से, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोपी, अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से, है ना, रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क की सेल्स में, पादप की छाल के अंदर एक भाग है उसके अंदर इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के दिए हुए हैं। मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगा कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि भाई आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कशन किया है, 1 सेकेंड, यहां से कोशिका का एक फॉर्मल डायग्राम हमने देखा बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों साइटोप्लाज्म, ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो साइटोप्लाज्म के बारे में बात करी थी। कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो द्रव है और केंद्रक झिल्ली तक का, वो आपका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और देखा जाए तो उसी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। फिर हमने ऑर्गन्स का कार्य पढ़ा, विभिन्न टाइप के सब्सटेंस बनाते हैं, उनको एक्सक्रेट करते हैं और उनको स्टोर करते हैं, यानी कि पदार्थों का फॉर्मेशन करते हैं, पदार्थों को एक्सक्रेट करते हैं, पदार्थों का निष्कासन करते हैं और स्टोरेज करते हैं। ठीक है, क्लियर। झिल्ली की सार्थकता के बारे में क्या बात बोली कि वायरस में झिल्ली की सार्थकता का मतलब क्या है, झिल्ली की सार्थकता का मतलब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसका खुद का कोई इंडिपेंडेंट जीवन नहीं है, ये बात करी है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो दो टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के बारे में बोला है कि रचनात्मक होती है, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी निकली, क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो ऊर्जा का निर्माण करती हैं, मास कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, तो मास का लॉस होता है, एनर्जी बनती है। तो इनसे जो एनर्जी बनेगी उसका यूज करके हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को जटिल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज में कन्वर्ट करते हैं, है ना, क्लियर। इस क्रिया द्वारा सभी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना, जिनसे हमारे टिश्यूज का निर्माण होता है। और अपचय वे अभिक्रिया होती हैं जिनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, साथ में एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, साथ में मैंने इनको कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को डिटेल में आपके सामने अलग से रखा है। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन ब्रेकडाउन होती है, जबकि एनाबॉलिक रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में मास का लॉस होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन में मास बनता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन को अपचयी कहते हैं, एनाबॉलिक को उपचयी कहते हैं। कैटाबॉलिक का एग्जांपल है रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, मैं लिख देता हूं। कैटाबॉलिक का जो एग्जांपल आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, साथ में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, डाइजेशन।
और एनाबॉलिक का आप क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण। उसके उसके बाद दोस्तों सेल ऑर्गेनल, तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का एक नेटवर्क है, ठीक है। छोटी छोटी लंबी नलिकाओं का, गोल नलिकाओं का, थैले जैसी नलिकाओं का एक पूरा पूरा जाल है ना। और ये क्या करता है बताओ, ये प्लाज्मा झिल्ली के सेम जैसे बना हुआ है। दो टाइप की होती है, एसईआर, आरईआर। एसईआर में राइबोसोम नहीं बिखरे होते, आरईआर पर राइबोसोम बिखरे होते हैं। तो आरईआर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है और एसईआर जो है वो लिपिड और फैट के सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि लीवर के अंदर, लीवर की सेल्स में क्या करती है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन, निराविशीकरण का कार्य करती है। और साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन और फैट बनती हैं, वो कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है। इस क्रिया को झिल्ली जीवात जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे गोल्जी अपरेटस, ट्रैफिक कंट्रोलर कहलाता है। स्पर्म का एक्रोसोम और अंडे का पीतक गोल्जी काय का बनता है, ठीक है। ये भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही है, ठीक है। और यहां बात करें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क का दूसरा पार्ट है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग का कार्य करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में, और लाइसोसोम का निर्माण करने में मदद करता है। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और कैमिलो गोल्जी ने एक ब्लैक रिएक्शन भी डिस्कवर की। राइबोसोम जॉर्ज पेलेट ने डिस्कवर किया, सबसे छोटा कोशिकांग है, सार्वभौमिक कोशिकांग है, कोशिका का इंजन कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करके प्रोटीन बनाता है और कोशिका के बायोकेमिकल प्रोसेसेस में सरफेस, कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाकलापों के लिए सरफेस प्रदान करता है, सतह प्रदान करता है, याद रखेंगे। उसके बाद लाइसोसोम डी डूबे ने डिस्कवर किया, वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम है कोशिका का, ठीक है। ये क्या करता है, बाहर के जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको निपटाता है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो डैमेज्ड और जो डेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। लेकिन जब सेल क्षतिग्रस्त हो जाए या सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टरबेंस हो जाता है तो ये लाइसोसोम्स अपनी ही सेल का कल्याण कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हुई। माइटोकॉन्ड्रिया में बार बार माइट्रो कर जाता हूं, वो फ्लो में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें भीतर की झिल्ली जो होती है, भीतर की तरफ कॉइल होती है, और जब वो कॉइल होती है ना तो उस कॉइल वाले पार्ट को बोलते हैं क्रिस्टी। ध्यान रखना, कॉइल वाला जो भाग है उसको बनाते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। डीएनए और राइबोसोम अपना है, अद्भुत अंग है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु, बार बार माइट्रो माइट्रो माइट्रो, है ना, स्लिप हो जाती है मेरी जीभ, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर कोशिका कहलाता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हुआ है डिस्कस, ठीक। इसके बाद प्लास्टिड लवक तीन प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक जो रंग देते हैं, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन, बैंगन में एंथोसाइनिन, सेब में एंथोसाइनिन, जो पीले फ्लावर होते हैं उनमें जेंथोफिल वगैरह वगैरह, ठीक है। इनमें भी जो लवक होते हैं इनमें भी डीएनए और राइबोसोम अपना मिलता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे। अच्छा, जो प्लास्टिड है इनमें ल्यूकोप्लास्ट जो है वो व्हाइट या कलरलेस होते हैं। इनका काम होता है स्टार्च, प्रोटीन और फैट को स्टोर करना। क्लोरोफिल इन दोनों में नहीं मिलता। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलता है हरित लवक में, और क्लोरोफिल जो होता है हरे रंग का है, साथ ही साथ पीले जेंथोफिल, कैरोटीनोइड जैसे वर्णक भी यहां मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक। क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के के जैसी संरचनाएं थाइलेकोइड होती हैं। उनका जब ग्रुप एक दूसरे के ऊपर बनता है तो उसे ग्रेना कहते हैं। और थाइलेकोइड पर, थाइलेकोइड किसके जैसा होता है, सिक्के के जैसा होता है। थाइलेकोइड पर जो मॉलिक्यूल के रूप में मिलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बाद हमने बात की वैक्यूल्स 50 से 90% तक कहीं कहीं पर स्थान घेर लेती हैं, है ना। और वेस्टेज मैनेजमेंट में ये भी हेल्प करती हैं, स्टोरेज में हेल्प करती हैं। ये हमारा डिस्कशन रहा। तो सेल टॉपिक, कोशिका की खोज किसने करी, है ना। अगला क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। CO2 तथा पानी जैसे कोशिकांग विसरण विधि के द्वारा डिस्कशन हुआ था हमारा। विसरण विधि के द्वारा ये जो होते हैं
है ना, CO2, और पानी के बारे में हमने साथ साथ कहा ऑस्मोसिस के द्वारा पानी ट्रेवल करता है, तो ये भी बात हमारी हुई। उसके बाद हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली को सेलेक्टिव परमेबिलिटी या सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल क्यों कहते हैं, बोलो? इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ पदार्थों को तो आर पार जाने देती है और कुछ पदार्थों को रोक लेती है, इसलिए इसको सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल कहते हैं। ठीक है, ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखो। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है ना। इसका केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है, प्रोकैरियोटिक का केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है वो अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर? यहां बात करें क्रोमोसोम 1 है, 1 से अधिक है, यहां मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट है, यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। फिर मैंने उनकी ट्रिक भी आपको लिखवा दी थी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूं टॉपिक अच्छे से आपके एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट बात की है। बाकी सेल टॉपिक मैंने डिटेल में पूरा अलग से थ्योरेटिकल क्लासेस में 1 शॉट वीडियोस में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट है। एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर, एनसीईआरटी के लाइन से हम क्वेश्चंस बनाकर लाइन टू लाइन हम लोग कंटेंट डिजाइन करके और तब आपको डिलीवर कर रहे हैं, है ना। तो ये पीपीटी आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी। किसी भी तरीके का कोर्स अगर आपको चाहिए, किसी भी तरीके का कोर्स, तो कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते रहते हैं कि सर कोर्स कोर्स कोर्स। वैसे मुझे कोई खास मतलब नहीं रहता है, लेकिन बच्चे हैं, फिर उनके मैसेजेस आते हैं क्लास के बाद, तो वो थोड़ी दिक्कत करता है। तो दोस्तों, साइंस मंत्र हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं साइंस मंत्रा। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पर आपको एक रेल यात्री बैच मिलेगा रेलवेज के लिए, आगाज बैच कंप्लीट फाउंडेशन है, रीट लेवल 2 स्पेशल साइंस, दिल्ली पुलिस AWOTPO, इनके लिए मुझे कुछ एडिशनल वीडियोस, तो थोड़ा सा वेट कर लो AWOTPO वालों, आपका दिसंबर में आई थिंक एग्जाम है ना। बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। थोड़े कुछ एडिशनल वीडियोस पे काम कर रहा हूं, और LDC स्पेशल साइंस 50 क्वेश्चन, साथ ही साथ ALP CBT 1 का कोर्स भी आ चुका है। बाकी रेल यात्री बैच सब में काम करेगा रेलवे की एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहां पर मिल रहा हो। क्लास के बाद है ना, अपने व्यूज जरूर मेरे सामने रखा करो, मुझे नहीं पता चलता है, क्योंकि एनसीईआरटी के जनरली मैं पीपीटी से पढ़ाने में भरोसा करता नहीं हूं, मैं खुद लिख के पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि पढ़ानी एनसीईआरटी है, अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या, मुझे पता ही नहीं रह पाता कि ये एनसीईआरटी में है या नहीं है। मतलब होता क्या है कि यार अब सेल है, अब सेल का तो बहुत कुछ दिमाग में भरा पड़ा है, तो मुझे ये तय करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये लाइन एनसीईआरटी की है कि नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने टारगेट किया कि हम लोग एनसीईआरटी को ही टाइप करेंगे पहले, काम काम के पॉइंट्स को, है ना, डायग्राम्स को टाइप करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन में मेरी जितनी भी एनर्जी खपे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम, क्योंकि बात जब एनसीईआरटी की हो रही है तो एनसीईआरटी ही जाए, अदरवाइज फिर मैं भावनाओं में बह जाता हूं, मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप क्लास में आए। क्लास के बाद अपने व्यूज, अपने विचार जो है जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक टिश्यूज है, तो वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जहरीला टॉपिक है। इस जहरीले टॉपिक को कब रसीला बना देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड मैं इसको सेव कर देता हूं, लेकिन सेव करने से, हाँ सेव ही कर देता हूं। पिछला वाला पार्ट जो था सेल पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, चलिए तो मैं इसमें से वो पुराने वाले उड़ा देता हूं। इंपोर्ट, नो, पुराना वाला जो है मैं इसमें से एक बार के लिए उड़ा देता हूं, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत जो है नहीं रहे। 2 क्लास हो चुकी ना सेल की, चलिए तो थोड़ा सा समय लगेगा। स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग, इसमें मैं सेल पार्ट 1 लिख दूंगा आगे, जिससे कि कोई दिक्कत ही नहीं रहे, है ना। पढ़ने में मजा आना चाहिए, आप लोगों को आ भी रहा होगा, आई होप, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईमानदार प्रयास अपन लोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ ओके। यहां हम लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे सेल, सेल पार्ट 2, and this is NCERT booster। ठीक है, उम्मीद करता हूं
बढ़िया काम हो गया ये, है ना? ठीक है, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।